Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's session of Daily News Analysis where we are going to look at important news from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. So students, आज है 24th of June and Hindu as well as Indian Express की जो important news है उनको हम go through करेंगे. More importantly, आज मैंने देखा ये है कि Indian Express में कुछ बहुत अच्छी न्यूज आई हैं. तो majority of the news जो हम कवर कर रहे हैं वो Indian Express है. So it's beneficial for specifically for those जो usually सिर्फ हिंदू को रीड करते हैं. Indian Express कभी उन्होंने रीड नहीं करा है तो you would see कि Indian Express is also a very good paper. Otherwise also मैं हमेशा ये कहता हूं कि हिंदू हो चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, दोनों ही न्यूज़पेपर में जो इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं वो अच्छे से कवर होती है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज न्यूज हेडलाइंस. ओके, पहली न्यूज जो है सो इट्स एन अपडेट फ्रॉम यस्टरडे न्यूज ओनली. कल के न्यूज एनालिसिस में हमने डिटेल में ये देखा था कि आपका जो पर्टिकुलर यूएस है उसने ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं, कल मैंने आपको वो तीनों न्यूक्लियर साइट समझाई थी, जिसमें से एक न्यूक्लियर साइट जो आपकी 90 फीट अंडरग्राउंड में थी उसको यहां पे यूएस के B2 स्पिरिट बॉम्बर ने अटैक किया था. तो पहली चीज, बिफोर आई बिगिन विद टुडे सेशन, व्हाट आई वांट इज कि आप कमेंट बॉक्स में वो 3 न्यूक्लियर साइट्स का नाम लिखिए कि कौन सी वो 3 न्यूक्लियर साइट्स थी जो यूएस ने यहां पे अटैक करी हैं. अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जो कल पढ़ा है उसको आप आज रिवाइज करें सो दैट आपको ये चीज आगे के लिए भी याद रहे. ओके, तो अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अब यहां पे ईरान ने उस पर्टिकुलर अटैक के अगेंस्ट में काउंटर अटैक करा है एंड बिकॉज यूएस ने ईरान में इस बार अटैक किया था तो ईरान ने इस बार इजराइल पे नहीं, यूएस के जो आसपास में उनके जो पर्टिकुलर एयर बेसेस हैं या नेवल बेसेस या मिलिट्री बेसेस हैं उन पे अटैक करा है. एंड इन्होंने इस बार जिस जगह पे अटैक किया है वो है कतर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है जहां पे यूएस का सबसे बड़ा, मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा एयर बेस है और वहां पे इस टाइम ईरान ने अटैक किया है. तो ये 2 और प्लेसेस आपके लिए अब इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं कि अल उदेद एयरबेस जो कतर के अंदर में है. कतर यूजुअली एक न्यूट्रल कंट्री रहता है, कोई भी इस टाइप का कहीं पर भी कोई कंफ्लिक्ट होता है तो. एंड अगेन हम आज मैप में भी देखेंगे, कल हमने मैप में देखा था, कल के मैप में आई वुड से कि कतर और बहरीन और कुवैत ये 3 कंट्रीज मिसिंग थी. तो इस नेक्स्ट स्लाइड के अंदर में मैंने मैप भी अटैच करा है सो दैट यू अंडरस्टैंड कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में कौन कौन सी कंट्रीज आपकी लोकेटेड है. Anyway, so one of the air bases which was attacked by Iran missile was Al Udeid air base जो कतर के अंदर में है और वो कतर या इजराइल का नहीं, यूएस का एयर बेस है. ओके, सो यूएस का एयर बेस है एंड मोर इंपॉर्टेंटली वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट नहीं पूरे वेस्ट एशिया के अंदर में वो यूएस का लार्जेस्ट एयर बेस है. ओके, इसके अलावा नॉट जस्ट इन कतर, अनदर पर्टिकुलर एयर बेस विच हैज बीन टारगेटेड इज इन इराक जो है आइन अल असाद बेस. आइन अल असाद बेस जो आपके इराक के अंदर में, जिसमें भी आपके यूएस के ट्रूप्स या यूएस के मिलिट्री पर्सनल जो है वो वहां पे स्टेशन है. तो ये 2 स्पेसिफिक प्लेसेस हो गई आपकी जो ईरान ने काउंटर अटैक के अंदर में टारगेट करी है. तो ये दोनों प्लेसेस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. यूएस का रिएक्शन क्या रहा है कि बहरीन इज अनदर कंट्री विच इज इन द पर्शियन गल्फ ओनली. और एक और चीज करेंगे हम यहाँ पे कि पर्शियन गल्फ को और क्या कहते हैं ये भी आपका एक क्वेश्चन है. ओके, सो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पर्शियन गल्फ. तो पर्शियन गल्फ कहते हैं, कुछ कंट्री उसे किसी और नाम से बोलती हैं. यूएस ने भी अभी रिसेंटली बोला है कि अब हम उसे पर्शियन गल्फ नहीं कॉल करेंगे, उसको हम डैश नाम से बोलेंगे. तो ट्राई टू फाइंड आउट कि पर्शियन गल्फ का नया नाम क्या है. ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए. ओके, तो बहरीन जिसके अंदर में यूएस की 5th फ्लीट है, यूएस की 5th फ्लीट, अगेन ये यहां पे उनका नेवल बेस हो जाएगा बहरीन के अंदर में. एंड अगेन दिस इज द लार्जेस्ट naval base of US in West Asia. तो यहां पे जो ये पर्टिकुलर फ्लीट है ये यहां पे लोकेशन है. तो यहां पे बहरीन ने एयर ट्रैफिक को सस्पेंड कर दिया, यानी कि इसके ऊपर से कोई भी यूएवी, कोई भी एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा नहीं मूव कर सकता है. सो दिस हैज बीन द यूएस रिएक्शन टू दीज 2 पर्टिकुलर ईरान काउंटर स्ट्राइक. तो यहां पे कल अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आपने ये भी देखा होगा कि ट्रंप ने अब आपका एक कंप्लीट सीज फायर अनाउंस कर दिया है. हाउएवर ईरान हैज क्लैरिफाइड कि देयर इज नो एग्रीमेंट येट और उसके बाद में ईरान ने इन 2 जगहों को काउंटर करा है. तो एक तो अल उदेद एयर बेस हो जाएगा, दूसरा आइन अल असाद बेस हो जाएगा. ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर कि कौन सा बेस किस पर्टिकुलर कंट्री में है, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, कल जो मैप था उस मैप के अंदर में 3 कंट्रीज मिसिंग थी, बट अगेन ज्योग्राफी हैज ऑल्सो बिकम इंपॉर्टेंट फॉर यू. एंड अगर आप एलेट को टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये पर्टिकुलर प्लेसेस, पर्शियन गल्फ के कौन कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमने कल कवर करा ही था. फॉर एग्जाम्पल इफ यू नो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान हो जाएगा,
ओमान हो जाएगा और यूएई हो जाएगा। तो 3 कंट्रीज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बॉर्डर करती हैं, प्राइमरली ईरान और ओमान है, और यूएई स्लाइटली करता है, ये हमने कल लिख लिया था। इसके अलावा यहां पे आपका पर्शियन गल्फ है। ये आपका जो एरिया है व्हाइट वाला इधर, ये पर्शियन गल्फ है। ओके, ये पर्शियन गल्फ है, ये गल्फ ऑफ ओमान है, ओमान के ऊपर गल्फ है आपका, ठीक है। तो गल्फ, वैसे डू यू नो व्हाट इज अ गल्फ? गल्फ होता है जैसे पर्शियन गल्फ हम पढ़ रहे हैं यहां पे, और कई बार हम पढ़ते हैं बे, जैसे फॉर एग्जांपल बे ऑफ बंगाल। डू यू नो गल्फ में और बे में क्या डिफरेंस होता है? तो यू शुड नो दिस कि गल्फ जो होता है वो नैरो होता है, इट्स नैरो। वैसे कोई डिफरेंस नहीं है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर में। द ओनली डिफरेंस इज गल्फ जो होता है वो नैरो होता है, इसकी ओपनिंग नैरो होती है, इसकी लेंथ ज्यादा होती है। ओके, और जो बे होता है उसकी ओपनिंग बड़ी होती है, जैसे बे ऑफ बंगाल। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस, ऐसे कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो बे क्या होता है? बे का जो ओपनिंग है सी का वो बड़ा होता है, और जो गल्फ होता है उसका जो ओपनिंग होता है एज कंपेयर टू इट्स लेंथ वो उसकी कम होती है। तो देखिए पर्शियन गल्फ जो है ये इस तरीके से, यहाँ गल्फ ऑफ ओमान जो वो इस तरीके से, और उसके बाद में ओपनिंग, ये जो पर्टिकुलर ओपनिंग है ये नैरो है, और उसके बाद में पूरा सी से कनेक्ट होता है। तो ये मेन डिफरेंस होता है गल्फ और बे में। तो जस्ट फॉर योर नॉलेज ये बता दिया, बट आई थिंक हो सकता है कभी एग्जाम में या किसी और चीज में आपसे ये चीज पूछ ली जाए। सो यू शुड नो दिस ऑल्सो। ओके, तो ये हो गया गल्फ और बे में। एक और चीज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होता है। तो स्ट्रेट क्या होता है एक्चुअली? स्ट्रेट बेसिकली बोलते हैं वाटरवे को, अ नैरो वाटरवे। ओके, और इसी से एक रिलेटेड टर्म है इस्टुमस। इस्टुमस क्या होता है? अगेन यहां पे अगर एक लैंड ब्रिज होता है इन दोनों के बीच में तो उसे इस्टुमस कहा जाता है। तो इट्स अ लैंड ब्रिज between two water bodies. So अगर आपको मैं बात करूं पनामा कैनाल की, पनामा कैनाल, तो जो पनामा कैनाल है that has been created by basically removing the isthmus of Panama. So यहां पे एक लैंड ब्रिज था isthmus of Panama, उसको वहां पे ब्रेक डाउन करके वहां से आपका एक पर्टिकुलर कैनाल बनाया गया है। तो हमने 4 पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल फीचर्स भी अभी कवर कर लिए, गल्फ, बे, स्ट्रेट और इस्थुमस। ओके, 4 होते हैं, बहुत सिंपल सा है। गल्फ जो होता है इसकी ओपनिंग छोटी होती, नैरो होती है सी में। बे जो होती है इसकी ओपनिंग थोड़ी बड़ी होती है। स्ट्रेट जो होता है इट इज वाटरवे, जो 2 बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। इस्टुमस होता है इट्स अ वाटर डिवाइड, ये बेसिकली एक लैंड बैरियर हो सकता है जो 2 पर्टिकुलर वाटर बॉडीज को सेपरेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल वी जस्ट डिड कि आपका जो पनामा कैनाल है वो एक इस्टुमस ऑफ पनामा को वहां पे उसको रिमूव करके उसके बाद में उसको क्रिएट करा गया। एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड, इस पर्टिकुलर मैप में आप देखेंगे तो कल हमने जो मैप देखा था उसमें कुवैत, बहरीन, कतर जो स्मॉलर कंट्रीज हैं वो मिसिंग थी, बिकॉज वो जो पर्टिकुलर मैप था वो सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से डील करता था, और यहां पे ये कंट्री सारी कवर्ड इसमें आ गई हैं जो आपके पर्शियन गल्फ से डील करती है। ओके, तो इराक हो जाएगा, सऊदी अरेबिया हो जाएगा, कुवैत, बहरीन, कतर हो जाएगा, ओमान हो जाएगा, यूएई हो जाएगा और ईरान हो जाएगा। तो पर्शियन गल्फ की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी हैं? प्लीज नोट डाउन ऑल ऑफ दिस कंट्री आल्सो। उसमें आप ओमान को स्किप कर सकते हैं, ओमान के अलावा बाकी की जो कंट्रीज हैं ये सब आपकी पर्शियन गल्फ की हैं, क्योंकि याद रखना कि यहां पे बीच में आपका यूएई आ जाता है, तो पर्शियन गल्फ से डायरेक्टली इसका कोई डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है। ओके, एनीवे जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पार्ट आल्सो। ओके, तो ये है। नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज, तो अब आपका जो कल का दिन था दैट वाज आल्सो द 40th एनिवर्सरी ऑफ द 1985 कनिष्का बॉम्बिंग। ओके, सो व्हाट इज दिस कनिष्का बॉम्बिंग? क्योंकि 40th एनिवर्सरी इस साल में, तो ये 40th नंबर का हो गया, तो इसलिए आपके इस साल भी ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो 1985 के अंदर में देयर वाज अनदर अ वेरी ग्रूसम इंसिडेंट व्हिच टुक प्लेस। एयर इंडिया की फ्लाइट थी, फ्लाइट का नंबर था 182 और उसको नाम दिया गया था कनिष्का का। तो उस टाइम में एयरक्राफ्ट्स कम होते थे तो एयरक्राफ्ट्स के भी नाम होते थे, तो उस एयरक्राफ्ट का नाम था कनिष्का एयरक्राफ्ट, जो बेसिकली आपका फ्लाई कर रहा था फ्रॉम कनाडा टू इंडिया। यहां से ये फ्लाई कर रहा था, और इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के अंदर में एक पर्टिकुलर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आई वुड कॉल इट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इंडिया उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करती है, जिसका नाम है बब्बर खालसा। बब्बर खालसा इंटरनेशनल, वैसे तो पूरा नाम तो ये है, बट बब्बर खालसा इज द ऑर्गेनाइजेशन जो कनाडा में, इंडिया के अंदर में, जापान के अंदर में, अलग अलग यूएस में, यूके में वहां पे एक्टिव है। और इनका एज अ नेम सजेस्ट ये रिलेटेड टू आपका खालिस्तान मूवमेंट है।
and what they did was they did not hijack this flight, they basically put a bomb in this particular flight. और ये जो particular आपका plane था, the bomb got blasted and around Ireland, 190 किलोमीटर फ्रॉम आयरलैंड के एयर स्पेस में ये जो पर्टिकुलर प्लेन था ये बेसिकली क्रैश हो गया, और उसके वजह से देयर वर अराउंड 329 पीपल ऑन बोर्ड, जिसके अंदर में इंडियंस भी थे, कैनेडियन सिटीजन्स भी थे, आयरिश सिटीजन्स भी थे, यूके सिटीजन्स भी थे. 329 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स इन दिस पर्टिकुलर बॉम्बिंग. और उस वजह से दिस वाज एट दैट टाइम वन ऑफ द बिगेस्ट टेररिस्ट अटैक, बिकॉज उसके बाद में 9/11 हुआ था. उससे पहले का जो आज तक का सबसे बड़ा एयर इंसिडेंट था, इस टाइप का टेररिस्ट इंसिडेंट था, वो यही कनिष्का बॉम्बिंग का था. ओके, एंड अभी जो 40th एनिवर्सरी इसी पर्टिकुलर बॉम्बिंग को कमेमोरेट करने के लिए करी गई है, और यहां पे एक मेमोरियल है आपका आयरलैंड के अंदर पे, जहां पे इसकी सर्विस करी जाती है, जहां पे इसको रिकॉग्नाइज करा जाता है, जहां पे इसके बारे में बात करी जाती है. और वहां पे इंडिया ने मैसेज दिया है कि 1985 कनिष्का का जो बॉम्बिंग है, इट इज अ रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ अस कि देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म. तो यहां पे इस मैसेज के साथ इसकी 40th एनिवर्सरी हमने यहां पे कमेमोरेट करी है. एयरक्राफ्ट कौन सा था? तो बोइंग था. तो आपका जो B2 स्पिरिट है, B2 स्पिरिट नहीं, जो आपका MOP बॉम्ब था जो यूज किया गया था, वो बोइंग ने बनाया था. अभी जो आपका एयर इंडिया का ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट है वो बोइंग का था. और 1985 का जो कनिष्का बॉम्बिंग हुआ था उसमें भी जो एयरक्राफ्ट था वो बोइंग का था. सो डू नॉट थिंक कि बोइंग के साथ कोई इश्यू है, बट बोइंग क्या है, सबसे ज्यादा प्लेन्स को रन करता है, पहले भी बहुत करता था, अब थोड़ा सा एयरबस उससे फाइट कर रही है. बट दीज आर टू बिग कंपनीज, एयरबस और बोइंग, जो मेजरली आपके जितने भी बड़े आपके सिविलियन प्लेन्स हैं उनको रन करती है. ओके, सो हियर इट इज ऑल्सो मेंशन कि उस टाइम का आज तक का सबसे बड़ा एविएशन टेररिज्म का इंसिडेंट था, जिसमें 329 पीपल डाइड. ओके, तो अटलांटिक ओशन के ऊपर पे ये पर्टिकुलर शिप था, और बब्बर खालसा इज द नेम ऑफ द ग्रुप जो इसमें इन्वॉल्व था. ओके, अब इसके अलावा बब्बर खालसा के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं. अगेन बिकॉज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर पे आपका क्वेश्चन आ जाता है. तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज बब्बर खालसा इंटरनेशनल, जो एक सिख मिलिटेंट या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इसकी आइडियोलॉजी खालिस्तान की सेपरेटिज्म की है, विच बेसिकली डिमांड कि यहां पे जो पंजाब रीजन है, पंजाब रीजन इट शुड बिकम अ पंजाब सूबा, पंजाब इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की मन में. अब यहां पे आप देखिए कि ये पंजाब जो इंडिया का पार्ट है, वहां से तो ये कह रहे हैं कि उसमें से बनाना चाहिए, बट नॉट जस्ट इन इंडिया, देयर इज अ वेरी लार्ज चंक ऑफ पंजाब इन पाकिस्तान ऑल्सो, और सबसे बड़ा प्रोविंस है वहां का पंजाब, नॉट इन ज्योग्राफिकल टर्म्स बट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर प्रोविंस. तो वहां पे आपका जो पंजाब है उसकी बात नहीं करते हैं. एंड वन ऑफ द रीजन इज कि यहां पे जो पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी ISI वो डायरेक्टली इन खालिस्तानी को सपोर्ट करती है. तो जो खालिस्तान के पर्टिकुलर लीडर्स हैं वो बेसिकली यहां पे सिर्फ खालिस्तान की जो डिमांड कर रहे हैं, एक सेपरेट 6 स्टेट की जो डिमांड करते हैं, वो सिर्फ इंडिया के पंजाब तक ही लिमिटेड होके रह जाती है. इसमें की लीडर का एक नाम जो हम कर रहे हैं वो है तलविंदर सिंह परमार. ओके, ये नाम क्यों हम पता कर रहे हैं? बिकॉज ही वाज द मेन लीडर ऑफ द बब्बर खालसा व्हेन दिस पर्टिकुलर कनिष्का बॉम्बिंग टुक प्लेस. तो यहां पे आप कह सकते हैं ही वाज द मास्टरमाइंड ऑफ दिस पर्टिकुलर कनिष्का बॉम्बिंग. तो ये एक नाम है जो आपको अगर इन केस ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है कनिष्का से रिलेटेड, तो उसमें ये नाम आपसे पूछा जा सकता है. ओके, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इन पर्टिकुलर एरियाज के अंदर में एक्टिव है. करंटली ये स्टिल अभी एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है. हाउएवर आफ्टर दिस पर्टिकुलर कनिष्का बॉम्बिंग इनके अगेंस्ट में एक्शंस लिए गए. बहुत सारी कंट्रीज ने, ऑल ऑफ दिस कंट्री, कनाडा, EU, इंडिया, जापान, मलेशिया, UK, US, इन सब ने बब्बर खालसा को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है. तो ये आज उतना एक्टिव नहीं है. सिख फॉर जस्टिस और बहुत सारे ऐसे अदर खालिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं या खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं जो यहाँ पे और भी ज्यादा पॉपुलराइज हो चुके हैं, बट ये स्टिल एक एक्टिव स्टेटस में. ऐसा नहीं है कि इसको डिसबैंड कर दिया गया है. तो बब्बर खालसा भी अभी भी एग्जिस्ट करता है. तो कनिष्का बॉम्बिंग के ऊपर भी क्वेश्चन है, तो यू हैव टू रिमेंबर कि इसके मेन लीडर का नाम तलविंदर सिंह परमार है, और यही ऑर्गेनाइजेशन है जो उस 1985 के एयर अटैक में इन्वॉल्व थी. ऑब्वियसली ईयर, नेम एक्सेट्रा ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर. नेक्स्ट न्यूज के ऊपर पे आते हैं. नेक्स्ट न्यूज है आपकी नेटो की. तो नेटो का एक समिट होने वाला है, और उस समिट के अंदर में लीडर्स जो हैं वो एक हिस्टोरिक डिफेंस स्पेंडिंग का प्लेज लेने वाले हैं. तो इससे पहले जो डिफेंस स्पेंडिंग का प्लेज हुआ था वो 2014 में हुआ था नेटो का, जहां पे सारे कंट्रीज ने डिसाइड करा था कि एवरी नेटो मेंबर इज गोइंग टू स्पेंड 2% ऑफ इट GDP, जो उनकी GDP होगी उस कंट्री की, उसका 2% वो डिफेंस पे स्पेंड करेंगे. और जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, दे हैव सेड कि जो नेटो
है ये थोड़ा सा हमारे अमेरिकन इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा है, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्पेंडिंग। और यहां पे जो यूरोपियन एलाइज हैं इनको भी प्रॉपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, इनको भी उसके डिफेंस बजट को यहां पे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अमेरिका इज नॉट गोइंग टू बी द वन हु इज गोइंग टू टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफेंस फंडिंग इन दिस पर्टिकुलर केस। और यहां पे ही हैज सेड कि वी वांट कि जितने भी नेटो के मेंबर्स हैं अपार्ट फ्रॉम अमेरिका नहीं करेगा, बाकी के जितने भी मेंबर्स हैं एलाइज हैं, दे शुड रेज देयर डिफेंस स्पेंडिंग टू 5% ऑफ जीडीपी। इट्स अ वेरी लार्ज अमाउंट फॉर एनी कंट्री कि वो अपना 5% जो जीडीपी का है वो डिफेंस के ऊपर पे स्पेंड कर रहे हैं, जिसके अंदर में 2.5 वेपनरी पे एक्सेट्रा पे होगा और 1.5% आप अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पे इन्वेस्ट करोगे। हाउएवर करीब करीब इस पर्टिकुलर जो समिट है इसके अंदर में जो प्लेज होगी दैट वुड बी अराउंड कि 5% जो पर्टिकुलर जीडीपी का है वो डिफेंस स्पेंडिंग में करा जाए। तो यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन हम नेटो को भी डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि एक तो ऑब्वियसली नेटो का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, तो नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ट्रीटी है उसी के नाम पे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम बनाया गया है। तो ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है इसको स्टैब्लिश करा गया था 1949 में। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि 1949 वाज जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू 45 में एंड हुआ था। उसके 4 साल बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई और इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का, ये सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का एक रीजन था कि यहां पे यूएस और यूएसएसआर जो मेन पावर ब्लॉक्स थे उस टाइम के, उनके बीच में कोल्ड वॉर इनिशिएट हो चुका था। तो दोनों कंट्रीज या दोनों जो पर्टिकुलर ग्रुप्स थे वो एक दूसरे से सस्पिशियस थे। तो यहां पे एक आपका कंबाइंड सिक्योरिटी अलायंस बनाया यहां के वेस्टर्न कंट्रीज ने, जिसका नाम था नेटो। और यहां पे इसका मेन काम क्या था? इट वाज गोइंग टू प्रोवाइड कलेक्टिव डिफेंस अगेंस्ट द सोवियत यूनियन ब्लॉक। एट द सेम टाइम सोवियत यूनियन ने भी एक और चीज बनाया था विच इज known by a specific pact। तो आपको मुझे बताना है, मैंने उसका सेकंड पार्ट आपको बता दिया, ट्रीटी नहीं वर्ड यूज होता है, एक नेटो है और ये पर्टिकुलर पैक्ट कौन सा था तो ये आप मुझे बता सकते हैं। एनीवे 1949 के अंदर में बाय द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जिसको डैश ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है, तो यू हैव टू टेल मी कि जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है इसका और क्या नाम है। तो ये ट्रीटी का नाम क्या है ये भी आप ट्राई टू फाइंड आउट। उसके अलावा नेटो के अपोजिशन के अंदर में सोवियत यूनियन ने कौन सा पैक्ट साइन किया था और वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आपकी फॉर्म करी गई थी, उसका नाम क्या है ये भी आप मुझे बता सकते हैं। करंटली जो नेटो है अब उसके अंदर में 32 मेंबर्स हो चुके हैं। रिसेंटली फिनलैंड, स्वीडन जो है ये कंट्रीज भी इसके मेंबर हो चुके हैं और करंटली अब 32 मेंबर्स हैं। एंड इफ यू नो, रशिया यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है उसमें वन ऑफ द रीजन गिवन बाय रशिया टू अटैक यूक्रेन इज कि यूक्रेन इज ऑल्सो ट्राइंग टू बिकम पार्ट of NATO and Russia does not want any NATO country to share its border with the Russian Empire। तो इस वजह से one of the reason is कि Ukraine was trying to become part of NATO and Russia never wanted कि Ukraine becomes part of NATO because it want कि ये जो यूक्रेन है ये मेरे sphere of influence में होना चाहिए, ना कि वेस्टर्न sphere of influence के अंदर में। ओके, तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपको हमेशा पता होना चाहिए नेटो का, अगर नेटो का क्वेश्चन आता है तो प्रोबेबली आर्टिकल 5 वो आपसे जरूर पूछेंगे कि किस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में कलेक्टिव डिफेंस का प्रोविजन प्रोवाइडेड है। तो आर्टिकल 5 इज वेरी फेमस। इट सिंपली सेज कि इफ एनी कंट्री, इफ एनी नेटो मेंबर इज अटैक्ड बाय एन आउटसाइड पावर, अ नॉन नेटो पर्सन, नॉन नेटो कंट्री, देन इन दैट पर्टिकुलर केस इट वुड बी कंसिडर्ड अटैक ऑन ऑल एंड ऑल द कंट्रीज आर गोइंग टू कम इन डिफेंस ऑफ दैट कंट्री। सो फॉर एग्जांपल, अगर यूक्रेन यहां पे नेटो का मेंबर होता और फिर रशिया फिर यूक्रेन के ऊपर भी अटैक होता, तो फिर ये पीछे से उसकी मदद नहीं कर रहे होते, ये ओपनली अपने फोर्सेस के साथ वहां पे यूक्रेन के डिफेंस में आते, बिकॉज नाउ यूक्रेन वाज अ मेंबर ऑफ नेटो एंड वहां पे नॉन नेटो मेंबर ने उनके ऊपर भी अटैक करा है। तो उस पर्टिकुलर केस में आर्टिकल 5 के अंदर में एवरीवन इज बाउंड बाय देयर ट्रीटी ड्यूटीज टू कम इन डिफेंस ऑफ यूक्रेन। ओके, तो नेटो की ये स्पेसिफिक क्वालिटी है आर्टिकल 5 के अंदर में। तो यहां मैं बार बार कह रहा हूं कि एक नॉन नेटो एलाई अगर वहां पे अटैक करता है, सो वन ऑफ व्हाई आई एम सेइंग सो इज बिकॉज आर्टिकल 5 में या इस नेटो ट्रीटी के अंदर में अगर लेट्स से कि दो नेटो कंट्रीज के बीच में कोई वॉर हो जाता है या कोई इस टाइप से कोई भी फाइट हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में जो नेटो की ट्रीटी है वो एप्लीकेबल नहीं होती है। तो एग्जांपल के लिए अगर कल यूएस और यूके के बीच में जो दोनों ही नेटो के एलाय हैं उनके बीच में फाइट होती है तो नेटो की ट्रीटी अप्लाई नहीं होती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ओके, सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड टू यू रिसेंट डेवलपमेंट क्या है कि यहां पे ये नया ग्लोबल प्लेज लेंगे जहां पे दे आर आस्किंग फॉर 5% ऑफ जीडीपी टू बी स्पेंड। हाउएवर इसमें एक चीज क्या है, यूएस ने बोला है कि वी आर नॉट गोइंग टू गेट इन्वॉल्व इनटू इट। यूएस ऑल्दो डिमांड कर रहा है बाकी से, बट यूएस कह रहा है कि हम 5% नहीं करेंगे बिकॉज इतने साल से हम करते आ रहे हैं और हमारा जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो पहले ही बहुत ज्यादा है।
इसके अलावा स्पेन इज अनदर कंट्री विच वांट एन एक्सेप्शन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेज बिकॉज दे से कि हमारा जो 2.5% का जो पर्टिकुलर स्पेंडिंग है दैट इज मोर देन इनफ फॉर कवरेज ऑफ द नेटो रिक्वायरमेंट्स। तो उसके लिए स्पेन भी एक एक्सेप्शन क्रिएट करना चाहता है, बट करंटली दो न्यू प्लेज गोइंग टू बी कि यहां पे हम 5% स्पेंड करें। ओके, नेक्स्ट में मूव करते हैं। तो यहां पे इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज है और बहुत डिटेल में हम इसको कवर करने वाले हैं बिकॉज यहां पे आपको आज के बाद कभी भी कि एक इंपीचमेंट कैसे होता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चाहे हाई कोर्ट के जज हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, उनको रिमूव करना होता है, उसके ग्राउंड्स क्या होते हैं, उसके प्रोसीजर क्या होते हैं, सारा का सारा हम यहां पे कवर करेंगे। नॉट जस्ट हम उसके जो हिस्ट्री रही आज तक की इंपीचमेंट की कि क्या आज तक किसी जज को इंपीच किया गया है, नहीं किया गया, या नहीं किया गया है तो कहां तक प्रोसीजर रीच हुआ है, उन सबको भी कवर करेंगे। तो पे अटेंशन टू द स्लाइड्स नाउ। ओके, तो यहां पे जो केस है वो है आपके शेखर यादव का। if I'm not wrong, yes, Shekhar Yadav is the name, Justice Shekhar Yadav जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के थे, and the allegation, not allegation, but actually there is a video proof of this particular thing that he went to a particular conference which was basically by a Hindu right group, and वहां पे इन्होंने derogatory words use करे for the Muslim community, and not just derogatory, they were defamatory in a sense, and उसके बाद में यहाँ पे ये particular voice start हुई कि इनके अगेंस्ट में स्पीच का केस रजिस्टर होना चाहिए और इन पर्सन को अब हाई कोर्ट जज बनने का कोई राइट नहीं है एंड ही शुड बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट। और यहां पे जो पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है इंपीचमेंट का वो इनिशिएट हो गया है। ओके, तो ये तो हो गया कंटेक्स्ट। अब हम समझ लेते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करना होता है तो कहां पे तो ये प्रोसीजर गिवन है, क्या क्या ग्राउंड्स इसके गिवन है और कैसे ये प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपका होता है। ओके, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं वो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, ये किसी लॉ के अंदर में नहीं अपॉइंट किए जाते, दे आर अपॉइंटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। They are appointed under the constitution itself। तो आर्टिकल 124 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूट करता है और जजेस के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 217 जो है वो हाई कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन करता है और हाई कोर्ट के जजेस के बारे में बात करता है। तो यहीं पे इन्हीं के जो क्लॉज हैं वो बेसिकली बताए हुए हैं। अगेन यूजुअली यू डू नॉट हैव टू, एटलीस्ट ये तो आपको याद नहीं करने हैं, बट फिर भी अगर आपको मैक्सिमम याद करना हो तो बस आर्टिकल 124, आर्टिकल 217 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन से डील करता है और इसी के अंदर में ये बताया हुआ है कि अगर इंपीच करना हो तो कैसे किया जाएगा। ओके, कैसे किया नहीं जाएगा मतलब कि यहां पे इतने जजेस होंगे और उसके बाद में अगर रिमूवल करना है तो पार्लियामेंट के पास में पावर है कि उसको रिमूव करने की। ओके, अब ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है ये आर्टिकल 124 और 217 में गिवन नहीं है। तो यहां पे पार्लियामेंट ने 1968 में जाके एक लॉ बनाया था जिसको बोलते हैं हम जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। ओके, तो प्रोसीजर जो है कि इसको रिमूवल का प्रोसेस क्या है, सब्सटेंटिव लॉ तो 124 217 में दे दिया कि पार्लियामेंट इंपीचमेंट करेगा, बट उस इंपीचमेंट का प्रोसीजर क्या होगा वो कहां पे गिवन है, तो वो गिवन है जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 के अंदर में, और इस एक्ट के अंदर में सिर्फ वो प्रोसीजर गिवन। इसके अलावा फर्स्ट यू हैव टू नो कि इसके अंदर में किस किस को इंपीच किया जा सकता है। तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है एज वेल एज जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनको रिमूव करने के लिए यही प्रोसीजर जो जजेस इंक्वायरी एक्ट में है आर्टिकल 124 टू 17 में है वो ही आपको करना पड़ेगा। ओके, बिफोर वी गो इनटू द प्रोसीजर लेट्स लुक एट व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर रिमूवल। तो इंपीचमेंट के 2 ग्राउंड्स है। पहला तो ग्राउंड है आपका प्रूवन मिसबिहेवियर और सेकंड ग्राउंड है इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी आपकी फिजिकल भी हो सकती है कि यू आर फिजिकली नॉट केपेबल टू कम टू अ कोर्ट एंड डिलीवर जस्टिस बिकॉज ऑफ सम लेट्स से सम डिजीज और इलनेस, और यू आर नॉट मेंटली फिट टू बी अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। यू माइट भी जब आपको पॉइंट किया गया, बट अगेन फॉर बिकॉज ऑफ डिजीज, इलनेस और सम एक्सीडेंट नाउ यू आर नॉट मेंटली फिट और फिजिकली फिट। तो यहां पे प्रूव्ड मिसबिहेवियर का मतलब क्या है या इनकैपेसिटी का मतलब क्या है, फिजिकल इनकैपेसिटी क्या होती है, मेंटल इनकैपेसिटी क्या होती है, इनको एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो यहां पे ये सुप्रीम कोर्ट अगर चाहेगा तो वो डिसाइड करेगा कि यहां पे फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी है या नहीं है। ओके, तो ये कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है, ओनली दीज 2 टर्म्स हैव बीन गिवन। सो जस्ट रिमेंबर कि 2 ग्राउंड्स कौन से प्रूव्ड, एक तो मिसबिहेवियर है और दूसरा इनकैपेसिटी है, जो फिजिकल इनकैपेसिटी हो सकता है और मेंटल इनकैपेसिटी भी हो सकता है। इसके बाद अगर हम आ जाएं कि प्रोसीजर फॉर इंपीचमेंट क्या है। अब ये जो प्रोसीजर हम करने वाले हैं ये जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंदर में दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले अगर मुझे इनिशिएट करना है कि भाई फॉर एग्जांपल अगर मुझे जस्टिस शेखर के अगेंस्ट में इंपीचमेंट मोशन करना है तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ। तो
पहला स्टेप है जिसको हम इनिशिएशन बोलते हैं, उसमें रिक्वायर्ड होता है कि जो आपके पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, जो आपके लोकसभा राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उनको एक नोटिस इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो रिमेंबर दिस, पार्लियामेंट में अगर मुझे कोई भी एक्ट करना है, लेट्स से कि मुझे कुछ भी डिस्कशन डिबेट करना है, कोई लॉ इंट्रोड्यूस करना है, उसके लिए मुझे मोशन या रेजोल्यूशन एंटर करना पड़ता है, उसी को वहां पे आपका सबमिट करना पड़ता है। तो यहां पे मैं नोटिस ऑफ मोशन देता हूं, और यहां पे एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि इट इज नॉट पॉसिबल कि अगर मुझे इंपीचमेंट मोशन इंट्रोड्यूस करना है तो सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होंगे। अगर राज्यसभा के अंदर में मुझे इंपीचमेंट मोशन इनिशिएट करना है तो उसमें राज्यसभा में एटलीस्ट 50 एमपीज शुड एग्री, यानी कि जो पर्टिकुलर मोशन होगा उस पर 50 एमपीज के सिग्नेचर होने चाहिए। एट द सेम टाइम अगर मुझे लोकसभा के अंदर में कोई मोशन इंट्रोड्यूस करना है तो वहां पे एटलीस्ट 100 एमपीज के मेरे पास में सिग्नेचर होने चाहिए। तो अगर आप अभी ये न्यूज को फॉलो करेंगे तो यू वुड सी कि यहां पर पे जो नोटिस है अगेंस्ट यादव वो पेंडिंग है, बिकॉज 50 एमपीज के साइनिंग जो है वो कंफर्म अभी तक वहां से नहीं हुए, लोकसभा से नहीं, राज्यसभा से नहीं हुए हैं, उन्होंने तो कंफर्म कर दिया है। तो वहां से मैसेज दिया है सेक्रेटेरिएट हैज वेरीफाइड 44 सिग्नेचर्स। तो सेक्रेटेरिएट ने 44 सिग्नेचर को वेरीफाई कर लिया। फॉर एग्जांपल कि उस पर्टिकुलर जो भी सिग्नेचर है उनसे एक बार फोन करके पूछ लिया होगा कि ये पर्टिकुलर इस पे आपके सिग्नेचर है कि आपने करा है नहीं करा है। तो इसके अलावा 6 और जब एग्री कर जाएंगे तो 50 की जो लिमिट है वो पूरी हो जाएगी और राज्यसभा में ये पर्टिकुलर मोशन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। एट द सेम टाइम अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस करना होता तो 50 से काम नहीं चलता, 100 एमपीज के सिग्नेचर वहां पे रिक्वायर्ड होते। अगेन व्हाई वी हैव सच अ हाई रिक्वायरमेंट, बिकॉज दे आर होल्डिंग अ जुडिशियल ऑफिस, दे आर होल्डिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। हाई कोर्ट जो हाईएस्ट कोर्ट होता है एक पर्टिकुलर स्टेट का, सुप्रीम कोर्ट जो कंट्री का हाईएस्ट कोर्ट होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। अगर उसके जजेस को मुझे रिमूव करना है तो ऑब्वियसली देयर हैज टू बी अ डिफिकल्ट प्रोसेस। ओके, तो जब ये नोटिस हो जाएगा तो नोटिस सबमिट किया जाएगा। ये नोटिस किसको सबमिट किया जाता है? तो अगेन जो भी आपका वहां पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसको सबमिट किया जाता है। तो राज्यसभा के केस में इट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और लोकसभा के केस में इट इज स्पीकर ऑफ द लोकसभा। सो कैन यू टेल मी हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड हु इज द करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा? तो ये बता दीजिए आप, ये सब आपको पता होने चाहिए। दे आर होल्डिंग अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स, तो ये आपको पता होने चाहिए। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हैं प्लीज उनको आपको पता होना चाहिए लेटेस्ट होल्डर कौन है और एक उनका फर्स्ट होल्डर कौन था वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एमपी जो है ये अपना सबमिट करेंगे। इसके बाद में ये स्पीकर, जैसे राज्यसभा के केस में चेयरमैन के पास चला गया, लोकसभा केस में स्पीकर के पास। अब यहाँ पे जो चेयरमैन और स्पीकर हैं इनके पास में फुल डिस्क्रिशन है, इनके पास में फुल डिस्क्रिशन है कि वो उसको एडमिट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो इफ दे वांट यहां पे इस पर्टिकुलर नोटिस को, इस पर्टिकुलर इंपीचमेंट मोशन को ये यहीं पे रिजेक्ट कर देते हैं, कर सकते हैं एंड नो क्वेश्चन इज टू बी आस्क्ड, ये उनका पूरा फुल डिस्क्रिप्शन है। बट लेट्स से अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो यहां पे फॉर एग्जांपल यहीं पे लिखा है कि ये यहां पे एग्जामिन करेंगे। अगर वो एडमिट कर लेते हैं तो उसके बाद में राज्यसभा में चेयरमैन और लोकसभा में स्पीकर एक 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी बनाएंगे। ओके, अगेन यहां पे क्या होगा नेक्स्ट स्टेप कि एक 3 मेंबर आपकी यहां पे इंक्वायरी कमेटी बनाई जाएगी, जिसके ये 3 यूजुअली मेंबर्स होते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, नॉट अ जज ऑफ हाई कोर्ट बट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये दोनों इक्विवेलेंट इन पोजीशन हो जाते हैं आपके। एंड थर्ड इज एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट, someone who has knowledge of law। तो यहां पे एक 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी बनाई जाएगी इन केस ऑफ राज्यसभा बाय द चेयरमैन, इन केस ऑफ लोकसभा बाय द स्पीकर, और उसमें ये 3 मेंबर्स होंगे। अब ये जो इंक्वायरी कमेटी होगी ये इन सब चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगी। भाई ये जो पर्टिकुलर शेखर यादव ने करा है, जो वीडियो है लेट्स से कि वो कहीं पे उसमें कुछ चेंजेस तो नहीं करे गए हैं, उसके अंदर में लेट्स से एआई का यूज तो नहीं करा गया है, तो वो चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगी, एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगी, और ये जो पर्टिकुलर जज है अगर ये गिल्टी लगता है उसको तो ये रिपोर्ट को आगे सबमिट करा जाएगा, नॉट गिल्टी होगा तो भी सबमिट करा जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर इंक्वायरी कमेटी है ये एक रिपोर्ट सबमिट करेगी किसको? चेयरमैन और स्पीकर को। और अब जो ये चेयरमैन और स्पीकर हैं अब इनके हाथ में डिस्क्रिप्शन नहीं, अब इस रिपोर्ट को इनको आपकी जो पार्लियामेंट है, लोकसभा और राज्यसभा है, इनको ये प्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके, तो मोशन फॉर रिमूवल जो है, मोशन फॉर रिमूवल जो है वो दोनों हाउसेज में कहीं पर भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो यहां पे मोशन फॉर रिमूवल इज इंट्रोड्यूस इन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। दोनों की दोनों लोकसभा और राज्यसभा जो हैं वो इस पे वोटिंग करती। एंड अगेन बिकॉज यहां पे आप एक जज को रिमूवल का प्रोसेस कर रहे हो तो यहां पे जो मेजॉरिटी चाहिए होती है इट्स अ वेरी स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल अगेन आपने कई बार पढ़ा होगा स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड। अगेन ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे लिखा नहीं है कि दिस इज स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ फर्स्ट काइंड। इनको हम पढ़ने के
एकेडमिक पर्पस के लिए इनको इस तरीके से कॉल करते हैं, इट्स अ नॉमेनक्लेचर ओनली। एनीवे, व्हाट इज द स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड? तो पहला रिक्वायरमेंट है मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, यानी कि जो लोकसभा राज्यसभा की टोटल मेंबरशिप है उसकी 50% होना चाहिए। एंड सेकंड इज कि जितने मेंबर्स उस दिन प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, अगर वोट नहीं करे तो उनको काउंट नहीं किया जाएगा। जो लोग वहां लोकसभा या राज्यसभा में प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनकी 2/3 वहां पे आपकी मेजॉरिटी होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों एंड लिखा है, दोनों के बीच में दोनों रिक्वायरमेंट्स अगर फुलफिल हो जाती हैं तो इंपीचमेंट मोशन पार्लियामेंट से पास हो जाता है। इंपीचमेंट मोशन इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, यानी लोकसभा से पास हो गया, फिर राज्यसभा से पास हो गया, और अगर ये पास हो गया तो फिर एक लास्ट स्टेप जरूर बच रहा है जो सेरेमोनियल भी हो सकता है, बट ये पर्टिकुलर जो मोशन है ये प्रेसिडेंट के पास में जाता है और प्रेसिडेंट जो है यहां पे ऑर्डर ऑफ रिमूवल जो है उसको पास कर देता है। ओके, तो यहां पे इस जस्टिस शेखर कुमार यादव के केस के अंदर में भी, बिकॉज उन्होंने एक हेट स्पीच दी है, यहां पे कंट्रोवर्शियल स्पीच दी है, तो उसके कंटेक्स्ट के अंदर में यहां पे ये इंपीचमेंट मोशन को इनिशिएट करने की कोशिश करी जा रही है। तो सारे स्टेप्स हमने यहां पे कवर कर लिए हैं। अब एक चीज और बचती है कि फॉर एग्जांपल कि क्या इंडिया के अंदर में कभी कोई जज इंपीच हुआ है या नहीं हुआ, तो यू टेल मी कि कितने जजेस आज तक इंपीच हुए हैं, नंबर ऑफ जजेस इंपीच्ड बाय द पार्लियामेंट एज ऑफ नाउ। ओके, एनीवे, हो सकता है अब ये एक और जज इसमें आ जाए, बट अर्लियर केसेस कौन से हैं? तो पहला है जस्टिस वी रामास्वामी, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ईयर वाज 1993, जब इनके अगेंस्ट में लोकसभा के अंदर में आपका इंपीचमेंट मोशन इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड व्हाई इट वाज इंट्रोड्यूस? बिकॉज व्हेन ही वाज चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एट दैट टाइम, इनके अगेंस्ट में पब्लिक फंड्स को मिसयूज करने का यहां पे एलिगेशन लगा था, तो उस कंटेक्स्ट के अंदर में इंपीचमेंट मोशन इंट्रोड्यूस किया गया था। सो इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम, 1993 वाज द फर्स्ट टाइम जब किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के अगेंस्ट में इंपीचमेंट मोशन इंट्रोड्यूस किया गया हो। तो यहां पे इंपीचमेंट मोशन जो था वो लोकसभा में एडमिट हो गया था। इंक्वायरी कमेटी ने यहां पे इंक्वायरी कंप्लीट करी थी, एक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज और एमिनेंट जूरिस्ट ने इंक्वायरी करी थी, वो पर्टिकुलर चार्जेस प्रूव हो गए थे, यानी कि यहां पे उस इंक्वायरी कमेटी ने चार्जेस को प्रूव कर दिया था। उसके बाद में मोशन इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में, बट मोशन जो था वो वहां पे पास नहीं हुआ बिकॉज लोकसभा ने एब्सटेन कर दिया वोटिंग से। तो वहां पे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी उस इंपीचमेंट मोशन को पास करने के लिए वो यहां पे फुलफिल नहीं हुई। एंड वी डोंट नो कि यहां पे ये एक्शन क्यों लिया गया, बट द आउटकम वाज कि ही वाज नॉट रिमूव्ड सिंपली बिकॉज कि वो पर्टिकुलर जो मोशन था वो आपका लोकसभा के अंदर में फेल हो गया था। इसके बाद वेरी फेमस केस ऑफ जस्टिस सुमित्रा सेन, जो कलकत्ता हाई कोर्ट से बिलोंग करते थे, ही वाज नॉट इन द सुप्रीम कोर्ट, ही वाज ओनली इन द हाई कोर्ट। तो यहां पे 2011 का ये केस है, अगेन मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स का इनके अगेंस्ट में एलिगेशन लगा था। मोशन जो था वो राज्यसभा से फिर से पास हो गया, अगेन इस बार मोशन इंट्रोड्यूस हुआ, इंक्वायरी हुई, मोशन जो था वो पास हो गया विद ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी। हाउएवर लोकसभा के वोट होने से पहले, प्रोबेबली लोकसभा में पास हो जाता, बिफोर द लोकसभा कुड पास दिस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन, यहां पे जस्टिस सेन ने खुद ने यहां पे रिजाइन कर दिया। तो जब जस्टिस ने रिजाइन कर दिया तो जो इंपीचमेंट मोशन था वो वहीं पर ही ड्रॉप कर दिया गया, यानी लोकसभा में उसके ऊपर पे हेयरिंग नहीं हुई। ओके, तो यहां पे ये दो केसेस हो गए, यानी कि अभी तक एक भी जज के अगेंस्ट में इंपीचमेंट मोशन पास नहीं हुआ है। नेक्स्ट केस देखते हैं जस्टिस पीडी दिनाकरन का। यहां पे अगेन इनके अगेंस्ट में भी फाइनेंशियल मिस एप्रोप्रिएशन, अपने पोजीशन का मिसयूज करने का, फॉर एग्जांपल देयर वाज एलिगेशंस ऑफ लैंड ग्रैबिंग ऑन हिम। तो आप सोचिए कि एक सिटिंग चीफ जस्टिस के ऊपर पे, नॉट जस्ट जज ऑफ अ हाई कोर्ट और अ लोअर कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के अगेंस्ट में लैंड ग्रैबिंग के, करप्शन के एलिगेशंस लगे थे व्हेन ही वाज अ चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट। मोशन एडमिट हो गया था, इंफॉर्मेशन कमेटी, इंक्वायरी कमेटी फॉर्म कर दी गई थी, बट जस्टिस पी दिनाकरन ने रिजाइन कर दिया। तो रिजाइन कर दिया तो यहां पे प्रोसेस को ड्रॉप कर दिया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं जस्टिस जे बी पर्दीवाला, जो गुजरात हाई कोर्ट के आपके हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। 2015 का केस है। अब इन्होंने रिजर्वेशन के अगेंस्ट में कुछ ऐसा कुछ अलग टाइप की उन्होंने स्टेटमेंट, एक कमेंट कर दिया था जिस बेसिस पे देयर वाज सम न्यूज की देयर वाज गोइंग टू बी एन इंपीचमेंट मोशन। तो बिफोर दैट इंपीचमेंट मोशन कुड बी इंट्रोड्यूस, यहां पे इन्होंने ये पर्टिकुलर रिमार्क्स को विड्रू कर लिया था कि आई टेक बैक माय रिमार्क्स एंड आई अपोलोजाइज फॉर व्हाट आई सेड। सो इस वजह से यहां पे आपका जो इंपीचमेंट था वो अवॉइड हो गया था। इसके बाद जस्टिस सीवी नागार्जुन रेड्डी का आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का है, 2016 का है, एक्यूज ऑफ अब्यूजिंग लोअर जुडिशरी कास्टिस्ट रिमार्क इन्होंने करे थे। यहां पे इंपीचमेंट मोशन सबमिट करा गया था, राज्यसभा के चेयरमैन ने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो इस वजह से मोशन आगे प्रोसीड ही हुआ। सो इफ यू रिमेंबर, इनिशिएशन के बाद में जो सेकंड स्टेप होता है वो एक्सेप्टेंस का होता है। अगर वहीं पे चेयरमैन ने या आपके स्पीकर ने रिजेक्ट कर दिया तो आगे मूव ही नहीं होगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट केस है जस्टिस दीपक मिश्रा का, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे 2018 के अंदर में।
मिसकंडक्ट, इरेगुलरिटीज के जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में, इन सब के बेसिस पे इनके अगेंस्ट में यहाँ पे इंपीचमेंट मोशन को इंट्रोड्यूस करने की बात चल रही थी बाय अपोजिशन एमपीज, बट ये अगेन रिजेक्ट कर दिया गया बाय द वाइस प्रेसिडेंट। हु इज द वाइस प्रेसिडेंट हियर? यहाँ पे वो लोकसभा राज्यसभा से उनका क्या लेना है? डू यू नो दिस कि वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे इंपीचमेंट में कहां से आ गया? तो बिकॉज ये पर्टिकुलर वाइस प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट ही कर दिया, तो इसलिए आगे ही प्रोसीजर का मूव हुआ ही नहीं। ओके, सो दीज हैव बीन द केसेस जहां पे आपका इंपीचमेंट मोशन को लाने की ट्राई करी गई थी, बट यहां पे आज तक वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो आई होप यू हैव योर आंसर कि आज तक कितने जजेस के अगेंस्ट में इंपीचमेंट मोशन सक्सेसफुली पास हुआ है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है आपकी। यहां पे इंडिया ने एक पॉज मांगा है वर्ल्ड बैंक के एक्सपर्ट से, जो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर में, न्यूट्रल एक्सपर्ट जो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर में अपॉइंट किया जाता है, कि यू पॉज योर प्रोसीडिंग्स, बिकॉज अभी हमने जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको अबेयंस में रखा है, विच मींस इंडस वाटर ट्रीटी इज नॉट एप्लीकेबल राइट नाउ। तो यहां पे अगर न्यूट्रल एक्सपर्ट कोई एक्शन भी लेता है, इंडिया इज नॉट गोइंग टू बी बाउंड बाय इट, बिकॉज इंडिया इज नॉट गोइंग फॉरवर्ड विद दिस पर्टिकुलर ट्रीटी, और यहां पे इसको रीनेगोशिएट करा जाएगा, उसके बाद ही इंडिया कोई स्टेप ले सकता है या लेगा। ओके, एनीवे, तो आई थॉट कि इंडस वाटर ट्रीटी हम कई बार कर चुके हैं। 1960 के अंदर में इंडिया पाकिस्तान के बीच में साइन करी गई थी। वर्ल्ड बैंक वाज द मीडिएटर जिसने इसको साइन करवाया था, इसीलिए वर्ल्ड बैंक का इसमें न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट होता अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है। और यहां पे जो आपकी वेस्टर्न आपकी रिवर्स थी वो तो पाकिस्तान के पास चली गई थी। 3 रिवर है, इंडस, चेनाब, झेलम, जो आपके पाकिस्तान के पास है, और इंडिया के पास में रावी, बीस और सतलुज। ये 3 रिवर, रावी, ब्यास और सतलुज, ये आपकी इंडियन रिवर्स हैं जिनका टोटल वाटर इंडिया यूटिलाइज कर सकता है। हाउएवर, वन ऑफ द थिंग या वन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी अलाउज अस कि जो वेस्टर्न रिवर्स हैं जैसे इंडस, चेनाब, झेलम है, उसमें जो इंडिया है वो बाकी पर्पस के लिए रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, विच मींस यहां पे वो वाटर को कंज्यूम नहीं कर रहा है, यूटिलाइज नहीं कर रहा है, बट फॉर एग्जांपल कि अगर मैं वहां पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाना चाहूं बट टोटल वाटर इज बीइंग फ्लोन इनटू पाकिस्तान, तो मैं उस टाइप का कोई भी प्रोजेक्ट रन कर सकता हूं। और अकॉर्डिंगली एज पर द ट्रीटी, इंडिया ने जो आईसीजे रिवर और उनके ट्रिब्यूटरीज हैं उनके ऊपर पे बहुत सारे हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, और कुछ प्लानिंग में है और कुछ यहां पे अभी प्रोसेस में है। ओके, सो फॉर एग्जांपल एक जो वन ऑफ द डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट है वो है किशन गंगा प्रोजेक्ट, जो किशन गंगा रिवर के ऊपर पे है। तो अब कभी आपसे किशन गंगा प्रोजेक्ट किस रिवर पे ये तो नहीं पूछेगा, बट वो ये जरूर पूछ सकता है कि किशन गंगा जो रिवर है ये किस पर्टिकुलर रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो यू शुड नो दिस कि जो किशन गंगा प्रोजेक्ट है ये किशन गंगा रिवर पे है, और किशन गंगा झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो ये एक डिस्प्यूटेड आपकी रिवर हो या प्रोजेक्ट हो जाएगा। दूसरा द वेरी फेमस राटले प्रोजेक्ट। तो ये 2 मेन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, आपके डैम प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूटेड है। तो जो राटले प्रोजेक्ट है ये आपका चेनाब रिवर के ऊपर पे है, और यहां पर भी जो पाकिस्तान है उसको डिस्प्यूट है कि यहां पे जो फ्लो ऑफ द रिवर है उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हो, तो इंडस वाटर ट्रीटी का यहां पे वायलेशन हो रहा है। इसके अलावा कुछ और की प्रोजेक्ट है, एक पकल धूल है, दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस, जो चेनाब रिवर के ऊपर पे है, एक कीरू है और एक क्वार प्रोजेक्ट है। ये 3 आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी पाइपलाइन के ऊपर में, जो आपका पकल धूल है ये वर्किंग, इस पे वर्क स्टार्ट हो चुका है। कीरू और क्वार प्रोजेक्ट जो है इनके ऊपर पे अभी प्लानिंग स्टेज के अंदर में है, और अब जो इंडिया है इसने डिसाइड करा है कि अब ये इनको और भी जल्दी से इसके ऊपर पे प्रोसेस को इनिशिएट करेगा। ओके, तो यहां पे ये है करंट स्टेटस कि यहां पे न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंटेड है किशन गंगा और राटले के लिए 22 से, तो वो वर्क कर रहा है। इंडिया ने बोला है कि प्लीज अभी आप पॉज कर दीजिए, बिकॉज अभी हमने इसको अबेंस में रख रखा है। ओके, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस के इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर में क्या न्यूट्रल एक्सपर्ट ही होता है या इंडस वाटर ट्रीटी हमें डिफरेंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन देती है? तो अगेन दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू कि इंडस वाटर ट्रीटी में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्यूट मैकेनिज्म और इज नॉट अ डिस्प्यूट मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल कि क्या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इज अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इन इट और नॉट। तो यहां पे देखते हैं कि वो है या नहीं है। तो पहला है इंडस वाटर ट्रीटी वो साइन इज ओके, नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा आपको डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये रहे 3 स्टेजेस आपके। पहला स्टेज क्या है कि बायलैटरल टॉक्स करिए थ्रू परमानेंट इंडस कमीशन। तो एक परमानेंट इंडस कमीशन बनाए, यानी कि हमेशा एग्जिस्ट करता है। इसमें इंडिया और पाकिस्तान के दोनों कंट्रीज के कमिश्नर्स होते हैं और ये बायलैटरल टॉक्स करते हैं और यहां पे बातचीत करके, नेगोशिएशन करके इस तरीके से यहां पे हमको सॉल्यूशन निकालते हैं। सेकंड इज कि कोई
अनरिजॉल्व टेक्निकल इशू है तो उसमें वर्ल्ड बैंक का न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है वो अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पे कोई टेक्निकल इश्यूज है जहां पे जो कमिश्नर्स हैं दे आर नॉट टेक्निकल दैट स्मार्ट कि ये इनको रिजॉल्व कर पाए, तो यहाँ पे एक न्यूट्रल एक्सपर्ट जो होता है वो वर्ल्ड बैंक अपॉइंट करता है। तो राटले और किशनगंगा प्रोजेक्ट में ये सेकंड स्टेज चल रहा है। एंड व्हाट इज द थर्ड स्टेज? अगर ये फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज फेल हो जाता है तो थर्ड स्टेज के अंदर में आप यहाँ पे इसको कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसके पास में लेके जा सकते हो, और जो आर्बिट्रेशन का होगा दैट वुड बी बाइंडिंग ऑन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इस तरीके से आपका ये पर्टिकुलर प्रोसेस जो होता है वो 3 स्टेप्स के अंदर में चलता है। तो यू नो दिस नाउ कि जुडिशियल प्रोसीडिंग इज नॉट वन ऑफ द प्रोविजन या इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास जाना, आईसीजे के पास जाना या किसी और कोर्ट के पास जाना, दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन गिवन इन अंडर इंडस वाटर ट्रीटी। या तो बायलैटरल टॉक्स करिए आप यहाँ पे, या फिर आप न्यूट्रल एक्सपर्ट से बात करिए, या फिर आप यहाँ पे आपका आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल कोर्ट के पास लेके जाइए, जिस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन निकलेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट एक और न्यूज है, लाइक आई सेड कि इस बार इंडियन एक्सप्रेस में आज कुछ अच्छी न्यूज आई है। जैसे कि एक न्यूज ये आई है कि एशिया इज वार्मिंग नियरली ट्वाइस ग्लोबल एवरेज, हिट हार्ड इन 2024। तो यहां पे आपकी एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है जिसको WMO रिलीज करता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन जो यहां पे एशिया की ये पर्टिकुलर रिपोर्ट को यहां पे पब्लिश करता है। और एज पर दैट रिपोर्ट स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया इज द नेम, इसमें लिखा हुआ नहीं आई थिंक, स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया, ये भी लिख लीजिए, स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया, दिस इज द नेम ऑफ द रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश ये करती है, और इसने ये बोला है कि जो 2024 है इट इज द वार्मेस्ट और द सेकेंड वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड आफ्टर 2023। सो एज ऑफ नाउ वी आर श्योर कि 23-24 जो ये फर्स्ट सेकेंड तो है, ये हो सकता है 24 सेकेंड से फर्स्ट पे आ जाए विद न्यू डेटा विद अस, बट एज ऑफ नाउ ये फर्स्ट या सेकेंड नंबर पे रहेगा। एंड वन ऑफ द रिपोर्टिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट इज कि एशिया के ऊपर जो वार्मिंग हुई है वो बाकी ग्लोबल एवरेज की डबल है। अगर एशिया में ज्यादा वार्मिंग हुई विच मींस क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट है, विच मींस कि देयर वुड बी मोर हाइज ऑफ टेम्परेचर, मोर लोज ऑफ टेम्परेचर, ऑल द नेचुरल फिनोमिनास लाइक योर रेनफॉल्स, लाइक योर एनी काइंड ऑफ साइक्लोन्स, उनकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, उनकी ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाएगी। एट द सेम टाइम विंटर्स का जो टाइमिंग है वो कम हो जाएगा, आपके जो समर्स हैं वो और भी लेंथियर हो जाएंगे, रेनफॉल जो है वो आपकी डिस्टर्ब पैटर्न की हो जाएगी। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपको एशिया के अंदर में और भी ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो यहां पे ये कुछ रिपोर्टिंग्स हैं कि एशिया जो है वो बाकी ग्लोब से, बाकी वर्ल्ड से वो ट्वाइस स्पीड के ऊपर पे यहां पे आपका वार्मर हो रहा है। इस वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन एक्सेट्रा इनके नंबर, हीट वेव्स डेज, ये सब इंक्रीज हो रहे हैं। एंड देयर इज नथिंग हिडन इन इट्स, आपको भी पता, आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपके हीट वेव्स, मरीन हीट वेव्स, आपके साइक्लोन्स, आपके डिफरेंट रेनफॉल पैटर्न, ये सब जो है आपके सामने के सामने चेंज होता जा रहा है। तो इंडिया के एक्सपीरियंस बताए हुए हैं कि हीट वेव्स जो थी वो आपके 450 डेथ्स उन्होंने कॉज करी है। लाइटनिंग स्ट्राइक से अराउंड 1300 पीपल हैव डाइड इन इंडिया। सो यू कैन थिंक यार कि बिजली गिरने से 1300 लोगों की डेथ हुई है। एंड कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द रीजन कि ये नंबर इंक्रीज हुआ है। मरीन हीट वेव जो है इसका जो एरिया है, तो मरीन हीट वेव्स यूजुअली जो लैंड एरिया होता है उसके आसपास का जो मरीन एरिया होता है उसके अंदर में हीट वेव्स होती हैं, तो वो भी आपका इंक्रीज होता ही जा रहा है, विच मीन जो आपकी हीटिंग है आपके अर्थ की वो इंक्रीज होती जा रही है। ग्लेशियर मास लॉस, तो आपके जो ग्लेशियर्स हैं उनके अंदर में भी मास लॉस हो रहा है। 23 आउट ऑफ 24 मॉनिटर ग्लेशियर्स में आपने मास लॉस देखा है, देयर इज ओनली वन जहां पे नहीं है। और रेनफॉल एक्सट्रीम जो है वो भी यहां पे इंक्रीज हो रहे हैं। तो इन सब का सॉल्यूशन क्या है? इनका एक सॉल्यूशन है इंडिया के पंच अमृत, जो इंडिया ने COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 कहां पे हुआ था, ये आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि COP 26 कहां पे हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये पर्टिकुलर COP 26 कहां पे हुआ था, जहां पे इंडिया ने अपने पंच अमृत अनाउंस करे थे। तो ये 5 गोल्स हैं आपके, जो इंडिया ने, एक गोल तो 2070 में नेट जीरो गोल का, और बाकी के रिन्यूएबल एनर्जी के कोल को यहां पे फॉसिल फ्यूल्स को रिमूव करके रिन्यूएबल एनर्जी में मूव करने के जो गोल्स हैं वो 2030 तक अचीव करने की कोशिश करें। अब ये पांचों आपको अच्छे से याद होने चाहिए, हम क्लासेस में भी कवर करते हैं, बट इन केस आपको ध्यान नहीं है फिर भी आप इनको वापस याद करने की कोशिश करेगा कि ये जो 5 पंच अमृत हैं ये कौन कौन से हैं आपके। ओके, तो दिस इज रिगार्डिंग दिस।
इंडियन एक्सप्रेस में एक और न्यूज ले लेते हैं, तो आई थॉट कि यहां पे हम एक लीगल का कंसेप्ट भी कर लेंगे। आपके ये क्वेश्चन पहले आ चुका है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट के ऊपर पे, फिर से आपका ये आ सकता है बिकॉज इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, इसमें कोई ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं होती है बिकॉज यहां पे हमें कुछ टाइमलाइंस भी प्रोवाइड करी गई। तो द न्यूज का कंटेक्स्ट क्या है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहां पे एक 25 वीक प्रेगनेंसी को, 31 ईयर ओल्ड की एक 25 वीक प्रेगनेंसी थी, मतलब जो उसके पेट में बच्चा था उसमें प्रेगनेंसी को 25 वीक्स हो चुके थे, तो यहां पे उस पर्टिकुलर चीज को अलाउ कर दिया गया। यानी कि एक चीज तो हमें ये समझ में आती है कि अगर प्रेगनेंसी 25 वीक्स के आसपास होती है शायद, तो या उससे ज्यादा होती है तो उसको अलाउ नहीं किया जाता होगा लॉ के अंदर में, तो इसी वजह से हाई कोर्ट यहां इन्वॉल्व हुआ है। तो यहां पे हम वो जो लॉ है इसके पीछे में उसको समझ लेते हैं। ओके, तो अबॉर्शन से डील करने के लिए हमारा एक बहुत स्पेसिफिक लॉ है जिसका नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ओके, और इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जिसने अबॉर्शन रिलेटेड लॉज, जब आज भी यूएस के अंदर में इट्स वेरी डिफिकल्ट, यूएस में, यूके में, नॉट यूके बट यूरोप के अंदर में कुछ कंट्रीज में अबॉर्शन इज स्टिल कंसिडर्ड अ क्राइम, अबॉर्शन इज स्टिल लुक डाउन अपॉन, कि यहां पे आप किसी की लाइफ ले रहे हो, इट्स अगेन अ डिफरेंट डिबेट, बट यहां पे अभी भी लुक डाउन अपॉन करा जाता है और अबॉर्शन इज नॉट वेरी इजी टू गेट। यूएस के अंदर में अभी एक ऐसा केस चल रहा है जिसमें एक जो मदर है वो ब्रेन डेड हो चुकी है, अब वो डेड है बट वो प्रेग्नेंट थी, तो अब उसको आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट पे रखा जा रहा है जिससे वहां पे जो पर्टिकुलर बच्चा है उसको इजीली उसको वहां पे आपकी प्रेगनेंसी के थ्रू उसको वहां पे डिलीवर करा जा सके। तो इतना ज्यादा एक्सट्रीम तक वहां पे चल रहा है। एनीवे 1971 में वी हैड दिस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 71 में आ गया था, जो यहां पे अबॉर्शन लॉ से डील करता है। एंड 2021 में हमने इसका बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट करा है, बहुत अच्छा अमेंडमेंट करा है। हमने हमारे अबॉर्शन लॉस को और प्रोग्रेसिव करा है, हमने हमारे टाइमलाइंस को और भी प्रॉपरली डिवाइड करा है एज पर साइंटिफिक जो हमारी स्टडीज हैं उनके बेसिस पे हमने यहां डिसाइड करा है कि आपके अबॉर्शन की टाइमलाइंस क्या होनी चाहिए। ओके, तो हम ये टाइमलाइंस देखते हैं। तो उसमें सबसे पहली जो टाइमलाइंस है, जो पहले 14 वीक्स की 71 में, अब वो 20 वीक्स हो चुके हैं, वो है अगर अप टू 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी है तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर में सिर्फ एक डॉक्टर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब एक डॉक्टर के कंसेंट के बेसिस पे, आप ओपिनियन के बेसिस पे टर्मिनेशन करा सकते हो। तो अगर 20 वीक्स क्रॉस नहीं होते हैं तो उसमें सिर्फ एक डॉक्टर की परमिशन से आप यहां करा सकते हो, और इसके अंदर में कोई स्पेसिफिक रीजन भी रिक्वायर्ड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कि इट इज माइट बी बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, मेंटल या फिजिकल हेल्थ को कोई इश्यू हो, फीटल अबनॉर्मलिटीज हो, इन सब केसेस के अंदर में आप इजीली अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हो। नेक्स्ट पे आते हैं जो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, इट इज बिटवीन 20 to 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, तो 20 से 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी होती है तो वहां पे क्या प्रोसीजर है, वहां पे क्या क्या कंडीशंस है। तो पहला है कि 2 डॉक्टर्स की आपको ओपिनियन लेनी पड़ेगी और इन पर्टिकुलर ग्राउंड्स में फॉल करेगा तो ही आप कर पाएंगे। तो पहला है कि या तो आप रेप या इंसेस्ट के सर्वाइवर हो, आप कोई माइनर हो, आप विमेन विथ मेंटल इलनेस हो, विमेन विथ सब्सटेंशियल फीटल अबनॉर्मलिटीज, बच्चे का फीटल अबनॉर्मलिटीज है कि वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता है, विमेन अंडरगोइंग मेजर लाइफ चेंज। तो लेट्स से प्रेगनेंसी के इनिशिएशन और उसके बीच में डाइवोर्स हो गया, विडोहुड हो गया हो, तो उस पर्टिकुलर केस में भी 20 से 24 वीक्स में भी करा जा सकता है। या फिर विमेन इन डिजास्टर और ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग्स, यानी फॉर एग्जांपल कि बिकॉज ऑफ सम रीजंस अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते उस बेबी को रेज करना ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड, तो इन पर्टिकुलर सिचुएशन में दीज आर अराउंड 1 2 3 4 5 6 सिचुएशंस आपको यहां दी हुई हैं, या इसको 7 कर सकते हैं रेप और इंसेस्ट अलग करके। तो देयर आर 7 कैटेगरीज यहां पे जिसके अंदर में आप 20 से 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड 2 डॉक्टर्स एग्री विद इट। इसके बाद में अगर 24 वीक्स क्रॉस हो जाते हैं तब क्या प्रोसीजर होता है, यानी कि जो अभी हम बॉम्बे हाई कोर्ट का केस पढ़ रहे हैं इसमें 24 वीक्स क्रॉस हो चुका है। तो अगर 24 वीक्स क्रॉस हो जाता है तो उसमें लॉ बहुत स्पेसिफिक है, इट सेज कि यहां पे 24 वीक्स के बाद टर्मिनेशन करने की जो कंडीशन है वो सिर्फ 2 ही कंडीशन में आप यहां पे करवा पाओगे। ओके, तो पहला तो है कि देयर इज अ सब्सटेंशियल फीटल अबनॉर्मलिटी, यहां पे उस जो बेबी होने वाला है उसकी फीटल अबनॉर्मलिटी इतनी सब्सटेंशियल है कि वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा, सो देयर इज नो पॉइंट इन कंटिन्यूइंग with the pregnancy। तो अगर 24 वीक्स क्रॉस हुआ तो पहला रीजन तो ये है, और दूसरा रीजन ये है कि यहां पे जो मदर है उसकी लाइफ को डेंजर है। तो अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जाता है तो मदर की लाइफ को डेंजर है, शी माइट डाई ऑल्सो ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर प्रेगनेंसी। तो सिर्फ ये 2 ही ग्राउंड्स हैं कि अगर 24 वीक्स का अगर पीरियड क्रॉस होता है तो यहां पे आप इस प्रेगनेंसी को आपका यहां पे अबॉर्ट कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो। मोर ओवर यहां पे आपको एक मेडिकल बोर्ड बनाना पड़ेगा जिसमें 1 2 नहीं 4 डॉक्टर्स होंगे
होंगे और वो 4 डॉक्टर्स अगर अलाउ करते हैं तो ही यहां पे करा जाएगा। ओके, अब अगर 24 वीक्स के बियॉन्ड ये 2 कंडीशंस नहीं है, मान लो कि ये दोनों कंडीशंस नहीं है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या आपके पास में रेमेडी है? तो उसमें एक ही रेमेडी बचती है, विच इज जुडिशियल रेमेडी, कि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को यहां पे अप्रोच कर सकते हो और एक्सेप्शनल केसेस में वो आपको अलाउ करेंगे। ओके, तो जैसे ये बॉम्बे हाई कोर्ट का केस हो गया, इसमें भी हम कह रहे हैं कि अब नए रूल्स बन के आ गए। ओके, तो मैं आपको एक बार का ये कंडीशंस फॉर टर्मिनेशंस जो दिए हुए हैं ये हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट हम एक बार देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट कोर्ट केसेस के अंदर में और कौन कौन से नए रूल्स बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल एक ये सुचिता श्रीवास्तव चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का केस है, यानी आप सोचिए कि ये 21 के अमेंडमेंट से पहले का केस है। इसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने विमेन के राइट टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइसेस को आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का पार्ट माना है कि भाई ये जो डिसीजन है कि वेदर शी वांट्स टू कंटिन्यू विद हर प्रेगनेंसी और नॉट, इसमें जो पर्टिकुलर फादर है, उनकी फैमिलीज हैं, उनका से नहीं है। यहां पे जो विमेन है सिर्फ उसका राइट टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइस है। तो अगर विमेन यहां पे डिसाइड करती है कि मुझे प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करनी है, जबकि उसका फादर, उसके पेरेंट्स वो सब चाहते हैं कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू करे, स्टिल शी कैन गो अहेड एंड टर्मिनेट एज पर लॉ। अगर लॉ के अंदर में अलाउड है तो वो टर्मिनेट कर सकती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अगेन जजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके रूलिंग इंपॉर्टेंट है। अगर लीगल रीजनिंग में, कॉन्स्टिट्यूशनल रीजनिंग में आपका अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो इसके ऊपर पे आपको यहां पे पॉइंट कर सकता है। तो यू हैव टू रिमेंबर कि लेट्स से कि आपको सिचुएशन दे दे कि जो फादर है, जो पर्टिकुलर प्रेग्नेंट लेडी का, नॉट प्रेग्नेंट लेडी का, जो उस बेबी का फादर है, वो कह रहा है कि वी शुड नॉट कंटिन्यू विद द प्रेगनेंसी, और हो सकता है उसका जो रीजन है वो सही भी हो कि पहले से 2 बच्चे हैं, नाउ वी वुड नॉट बी फाइनेंशियली वेल ऑफ, और उसके बाद में इसको हम नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल द वुमेन वांट्स टू कंटिन्यू विद हर प्रेगनेंसी, तो वो करेंगे। एट द सेम टाइम अगर उसकी फैमिली चाहती है कि दे शुड बी, द गर्ल शुड कंटिन्यू विद द प्रेगनेंसी बट द वुमेन डज नॉट वांट टू कंटिन्यू, तो यहां पे किसी थर्ड पर्सन की कोई राय मैटर नहीं करती है। विमेन जो है वो सोल डिसाइड करेगी कि उसको प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट पे आते हैं एक्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहां पे आप देखेंगे कि एक्स इस तरह से यूज करा जा रहा है बिकॉज यहां पे जो पर्टिकुलर विमेन है उसकी प्राइवेसी को रेस्पेक्ट किया जा रहा है और उसके नाम को यहां पे छुपा के रखा जा रहा है। तो यहां पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने ही, फिर से उसका ही केस है, मेडिकल टर्मिनेसी को 20 वीक्स के बियॉन्ड भी अलाउ करा था बिकॉज यहां पे सीवियर फीटल एबनॉर्मलिटीज थी। तो ये अगेन आप देखिए 21 से पहले का है, तो उस टाइम में 20 वीक्स के बियॉन्ड में आपको फीटल एबनॉर्मलिटी को अलाउ करना नहीं होता था। तो यहां पे इसमें बोला कि अगर मेंटल ट्रॉमा हो सकता है तो इस वजह से नॉन वायबल फीटस को कैरी करने का, तो अब यहां पे इसको टर्मिनेट किया जा सकता है। तो आपको यहां समझना है कि अब तो ये सिचुएशन ही चेंज हो गई है आपके 24 वीक्स तक की या उसके बियॉन्ड भी फीटल एबनॉर्मलिटीज हो सब्सटेंशियल तो कर सकते हो, बट पहले 20 वीक्स के बियॉन्ड में नहीं अलाउड होता था, तो यहां पे वो चीज अलाउ करी गई। तो अगेन प्रिंसिपल इज इंपॉर्टेंट। एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर अनमैरिड वुमेन है दे आर एंटाइटल्ड टू सीक टर्मिनेशन अप टू 24 वीक्स अंडर 21 एमटीबी अमेंडमेंट। तो अगर कोई अनमैरिड विमेन है तो वो 24 वीक्स तक की जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करा सकती है। नो रिक्वायरमेंट, जो भी आपके 24 वीक्स तक की जो कंडीशंस है वो फुलफिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये एक और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हो गया। इट एक्सटेंड्स अबॉर्शन राइट बियॉन्ड जस्ट मैरिड वुमेन। तो इन एनी केस जो आपका एमटीबी एक्ट है वो भी मैरिड विमेन और अनमैरिड विमेन में कोई डिफरेंशिएशन नहीं करता है। सो नॉट समथिंग की जो कोर्ट ने यहां पे हेल्ड डाउन करा हो, चाहे मैरिड विमेन हो चाहे अनमैरिड विमेन हो, अगर आपकी प्रेगनेंसी उस टाइमलाइन में फॉल करती है तो आप लीगली उसको टर्मिनेट करा सकते हो। एंड रिसेंटली जो ये जजमेंट आया इससे हमें और क्या लर्निंग मिली है, क्या इसमें एडिशन हुआ है, तो अगर यहां पे 24 वीक्स का भी क्रॉस हुआ हो बट इट फॉल्स इन वन ऑफ दीज कैटेगरीज। फॉर एग्जांपल इससे सोशल स्टिग्मा या लैक ऑफ सपोर्ट है कि जो विमेन है उसके पास में सपोर्ट सिस्टम नहीं है। रिस्क टू मेंटल हेल्थ की यहां पे जो मेंटल हेल्थ उसको रिस्क हो सकता है, या यहां पे विमेन का राइट जो है रिप्रोडक्टिव फ्रीडम का, बॉडीली ऑटोनॉमी का, उसको यहां पे अपहोल्ड करा गया है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपार्ट फ्रॉम एमटीपी इसके अलावा ये पर्टिकुलर ग्राउंड्स भी ऐड कर दिए जिसमें प्रेगनेंसी को अबॉर्ट किया जा सकता है। ओके, तो कुछ तो एमटीपी में टाइमलाइन दी हुई, उसमें कंडीशन दी हुई है, प्लस इन कोर्ट जजमेंट्स के थ्रू भी कुछ ना कुछ हमने एडिशन करा है। तो इनको आप कहीं पे लिख सकते हैं, आपकी लीगल रीजनिंग में हेल्पफुल होगा। बट हमेशा याद रखना, जब भी आप लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको जो एक बात याद रखनी वो ये है कि जो आपके वहां आपके जो वहां पे प्रिंसिपल लिखा हुआ है आपको उसको फॉलो करना है। आपको हो सकता है जजमेंट पता है, बट अगर जजमेंट आपके वहां नहीं गिवन है तो आप उसको अप्लाई नहीं करोगे। व्हाई आई एम गिविंग यू दीज ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज कि अगर यही पॉइंट्स आपको वहां दिख जाए तो यू नो एग्जैक्टली कि इसके अंदर में आंसर क्या आएगा, तो आपको प्रिपेयर करने में ये हेल्पफुल हो जाता है। बट अदरवाइज आपके अगर प्रिंसिपल में वो चीज नहीं लिखी है तो आपको वो चीज नहीं करनी है।
ओके तो यहां पे अब हम आज के सेशन को एंड करते हैं। थोड़ा सा लेंथियर सेशन हो गया था, बट आई थिंक इट वुड बी फ्रूटफुल टू यू ऑल। अगर है तो आप फीडबैक भी दिया करें, सो आई नो कि ये आपको फ्रूटफुल भी होता है या नहीं होता है। इफ यू वांट कि इसमें कुछ चेंज करना है तो प्लीज टेल मी, तो उसी अकॉर्डिंगली हम उसको इसी तरह से इसको हम पूरा ड्राफ्ट करा करेंगे, उसी हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी। ओके सो लेट्स एंड दिस सेशन विद दिस मैसेज। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।